काल की कायनात में वेलकम। में भोपाल के मालवीय नगर में घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। सावित्री देवी का आज सुबह सुबह ही निधन हो चुका था। परिवार के नाम पर उनकी एकमात्र बेटी मीरा राजपूत थी। सावित्री पिछले कई सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और आज उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। मीरा की उम्र 21 वर्ष थी। वो कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। सावित्री का निर्जीव शरीर उसकी आंखों के सामने सफेद चादर से ढका हुआ पड़ा था। मीरा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। पास बैठी औरतें उसे सांत्वना दे रही थी, लेकिन माँ को खो देने का दुख सिर्फ मीरा ही जान सकती थी। अपना कहने के लिए एक वही तो थी इस दुनिया में। सावित्री ने मीरा को उसकी पढ़ाई के लिए इंदौर भेज दिया था, जिसकी खास वजह सिर्फ सावित्री ही जानती थी। इंदौर में मीरा नेशनल कॉलेज में पढ़ती थी और उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। मीरा बहुत ही कम बोलने वाली लड़की है। वो अपना अधिकतर समय किताबों में ही बिताया करती थी। कॉलेज में उसकी एकमात्र दोस्त थी निधि व्यास, जो कि इंदौर में रहती थी अपने परिवार के साथ। निधि और मीरा दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। कॉलेज के 2 साल दोनों ने साथ साथ ही पूरे किए थे, लेकिन निधि मीरा को अब बहुत कम जान पाई थी। वजह थी मीरा का अंतर्मुखी होना, या शायद हालातों ने उसे उम्र से पहले ही परिपक्व बना दिया। मीरा इस बार बिना निधि को बताए भोपाल आ गई थी। सावित्री के अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। जब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाने लगा तो मीरा जोर जोर से रो पड़ी। औरतों ने उसे संभाला, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। वो दौड़कर बाहर आई और कहने लगी, हम भी साथ जाएंगे। बिटिया, औरत शमशान में नहीं जाती है। वहाँ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, हमें कुछ नहीं सुनना, हम भी साथ जाएंगे। मीरा ने कहा, चलने दीजिए काका, मुख अग्नि के लिए किसी अपने का होना भी जरूरी है। और आजकल क्या लड़का क्या लड़की, चलने दीजिए। पास खड़े विश्वनाथ ने बुजुर्ग आदमी से कहा। सभी वहां से सावित्री का पार्थिव शरीर लेकर निकले। आंखों में आंसू भरे, हाथ में अग्नि का पात्र पकड़े मीरा चली जा रही थी। उसके बेजान पैरों में जैसे हिम्मत ही नहीं थी। माँ के साथ उसने बहुत कम वक्त गुजारा था। न जाने वो कौन सी वजह थी जिससे माँ ने उसे हमेशा खुद से दूर रखा। सोचते हुए और बीती बातों को याद करते हुए शमशान आ चुका था। सावित्री का अंतिम संस्कार किया गया। एक लौती वारिस होने के कारण उसी ने मुख अग्नि भी दी। उन पलों में मीरा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। वहाँ मौजूद सभी की पलकें नम हो गई। 1 महीने बाद मीरा इंदौर आई। उसने कपड़े बदले और अपनी बुक्स उठाई कॉलेज आ गई। कॉलेज आकर उसने प्रिंसिपल से बात की और उन्हें अपनी माँ के देहांत के बारे में बताया। चूंकि मीरा कॉलेज में सबसे होनहार स्टूडेंट थी, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसकी 1 महीने की लीव को मान लिया। मीरा प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करके बाहर आ गई। क्लास शुरू होने में अभी वक्त था, इसीलिए वो आकर बेंच पर बैठ गई और उदास आंखों से जमीन को निहारने लगी। तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी। ओ मैडम जी, कहाँ थी इतने दिन? ना फोन ना मैसेज, आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मीरा आवाज की दिशा में पलटी। सामने निधि खड़ी थी। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया तो निधि उसके पास बैठ गई और प्यार से कहा, क्या हुआ मीरा, सब ठीक तो है ना? निधि की बात सुनकर मीरा की आंखें डबडबा गई। उसने नीचे जमीन की ओर देखते हुए कहा, माँ नहीं रही निधि। क्या? ये कब हुआ? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? निधि ने चौंकते हुए कहा। क्या बताती निधि? मैं खुद भी नहीं जानती थी कि माँ किस दर्द से गुजर रही है। मैं कुछ जान ना पाऊं, इसीलिए उन्होंने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा। और देखो, वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई। कहते कहते मीरा की आंखों में आंसू भर आए। निधि ने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम अकेली नहीं हो मीरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, दोबारा ऐसी बात मत कहना। मीरा ने निधि को गले लगा लिया। निधि उसे हिम्मत बंधाती रहती। क्लास का वक्त हुआ तो दोनों उठकर क्लास की ओर चली गई। मीरा को अपना ख्याल रखने का बोलकर निधि घर चली गई, लेकिन आज उसका मन बहुत उदास था। वो बस मीरा के बारे में ही सोचती रही।
अगली सुबह हॉस्टल वार्डन ने मीरा से कमरा खाली करने को कहा। पिछले 1 महीने से उसके कमरे का किराया नहीं आया था। मीरा ने कुछ दिन की परमिशन मांगी, लेकिन वार्डन ने साफ शब्दों में उसे कमरा खाली करने को कह दिया। किसी ने उसकी मदद नहीं की। मीरा ने अपना सामान समेटा और बैग में जमाने लगी। उसके पास जो पैसे थे वो तो माँ के अंतिम संस्कार और उसके बाद के कामों में खर्च हो गए थे। अनजान शहर में आखिर मदद भी ले तो किसकी। मीरा बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी और इसीलिए उसने अपनी ये परेशानी निधि को नहीं बताई। भोपाल वापस जाने के अलावा मीरा के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। अपने बैग लेकर वो हॉस्टल से निकल गई। निधि जब कॉलेज आई तो क्लास में मीरा को ना देखकर उसने अपने साथ बैठी रागिनी से पूछा, जो कि उसी हॉस्टल में रहती है, ए रागिनी, मीरा कहाँ है? वो कॉलेज क्यों नहीं आई? अरे तुझे नहीं पता क्या? आज वार्डन मैडम ने उसे हॉस्टल से निकाल दिया। रागिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। व्हाट? पर क्यों? निधि ने हैरानी से कहा। क्योंकि उसने हॉस्टल के रूम का किराया नहीं दिया था। अब मुझे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो, रागिनी ने कहा और बुक्स में नजरें गड़ा ली। निधि ने सुना तो सोचने लगी, इतना सब हो गया और मीरा ने मुझे बताया तक नहीं। ये लड़की भी ना, इसे समझाना सच में बहुत मुश्किल है। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगी। मुझे जाना होगा। निधि ने अपना बैग और बुक्स उठाए और क्लास के बाहर निकल गई। कॉलेज से सीधा वो हॉस्टल आई और मीरा की रूममेट से पूछा। रूममेट ने बताया कि मीरा वापस अपने घर जाने की बात कर रही थी। निधि वहां से निकली और तुरंत रेलवे स्टेशन आई। ट्रेन जा चुकी थी। निधि हताश हो गई। उसने उदास नजरों से ट्रेन को जाते हुए देखा और जैसे ही वापस जाने को मुड़ी, उसकी नजर बेंच पर बैठी मीरा पर गई। निधि खुशी से दौड़कर उसके पास आई, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गुस्से में बदल गई और उसने कहा, समझती क्या हो अपने आप को, और ये इस तरह मुंह छुपाकर कहाँ जा रही हो? मुंह छुपाकर नहीं जा रहे, बता कर आए थे रागिनी को, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? निधि ने गुस्से से कहा। पर अब यहाँ करेंगे भी क्या? वार्डन ने भी हमें हॉस्टल से निकाल दिया है, मीरा ने कहा। वार्डन की तो मैं, तुम ये बताओ तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? निधि के इस सवाल पर मीरा खामोश हो गई। निधि उसके बगल में बैठी और कहने लगी, मीरा, तुम सिर्फ कहने के लिए मेरी दोस्त नहीं हो। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन मैंने तुम्हें अपना दोस्त चुना। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो और समझदार भी हो। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हो मीरा। फिर ऐसे कैसे जा सकती हो? आंटी का सपना कैसे भूल सकती हो? तुम्हें पढ़ना है, एक बड़ी अधिकारी बनना है, ये कैसे भूल गई तुम? निधि, हम कुछ नहीं भूले हैं, सब याद है हमें। पर इस शहर से हमने एक बात सीखी है कि अगर जीना है तो पैसे जरूरी है, और वो हमारे पास नहीं है निधि। घर जाएंगे, वहाँ रहने के लिए कम से कम अपना घर तो है, मीरा ने उदास होकर कहा। हो गई तुम्हारी आदर्श वाली बातें तो चले, निधि ने उठते हुए कहा। कहाँ? मीरा ने कहा। कोई सवाल नहीं, उठो और चलो, कहकर निधि ने एक बैग खुद उठाया और दूसरा मीरा को थमा दिया। दोनों बाहर आई। निधि पार्किंग से अपनी स्कूटी निकाल लाई और मीरा को साथ लेकर चल पड़ी। निधि के पीछे बैठी मीरा के मन में सैकड़ों सवाल उथल पुथल मचाए हुए थे। मीरा जब भी इस शहर से जाने के बारे में सोचती, ये शहर उसे वापस अपनी ओर खींच लाता। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब नहीं। निधि उसे कहाँ लेकर जा रही है, इस बात का भी उसे अंदाजा नहीं था। स्कूटी सड़क पर दौड़ाते हुए निधि ने अचानक से ब्रेक लगाए और गाड़ी को यू टर्न घुमाया। क्या हुआ? इधर कहाँ जा रही हो? पीछे बैठी मीरा ने सवाल किया। हॉस्टल, निधि ने कहा। लेकिन क्यों? मीरा ने कहा। तू चल तो बताती हूँ, कहकर निधि ने स्पीड बढ़ाई और कुछ वक्त बाद दोनों हॉस्टल के सामने थे। निधि ने स्कूटी साइड में लगाई। उसने मीरा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर चली आई। वार्डन सामने ही खड़ी मिल गई। निधि उसके सामने आई। उसने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और वार्डन के हाथ में थमाते हुए कहा, ये रखो अपने पैसे, और आज के बाद किसी लड़की को इस तरह से हॉस्टल से मत निकालना। वक्त पर किराया देंगे तो कोई क्यों निकालेगा, पर ये लड़कियां घर वालों के पैसे तो ऐश में उड़ा देती हैं और फिर किराए के नाम पर रोने बैठ जाती हैं। वार्डन ने मुंह बनाकर रुपए गिनते हुए कहा, चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के लिए ऐसा बोलने की? मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। निधि ने वार्डन से उलझते हुए कहा, लेकिन ऐन वक्त पर मीरा ने उसे रोक लिया और कहा, निधि, ये क्या कर रही हो? छोड़ो उन्हें, मैं मुंह तोड़ दूंगी इसका। इस हॉस्टल की लड़कियां चाहे जो करती हो, तुम ऐसी नहीं हो।
निधि ने गुस्से से मीरा से कहा, तुम प्लीज यहाँ से चलो प्लीज। मीरा ने निधि को लगभग खींचते हुए कहा। निधि वहाँ से चली गई तो मीरा वार्डन के पास आई और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, निधि ने जो किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं मैम। एक बात और, हर लड़की यहाँ ऐश करने नहीं आती है। कहकर मीरा वहाँ से चली गई। बाहर काल की कायनात में वेलकम।